रेल मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो, कोई भी मंत्रालय हो, अगर वहाँ पर जाएंगे तो जो रेगुलर नेचर के काम है, पेरिनियल नेचर के काम है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंतर्गत अगर सरकार उस समय भारतीय मूल संघ ने दिए हुए सुझाव को अगर मानती थी तो आज ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती थी। जब अस्थायी प्रकृति के रोजगार ज्यादा थे, जो अब धीरे धीरे कम हुए हैं, उस समय जो नौकरी करता था उसको एक निश्चित वेतनमान था, सोशल सिक्योरिटी थी, पेंशन थी, सब चीजें थी। आज क्या है, तो आज के समय में नई आर्थिक औद्योगिक नीति के तहत ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये जो आउटसोर्सिंग या जो निगमीकरण शुरू हुआ है, इसके कारण क्या हो रहा है, तो इस दिल्ली में ही रेल मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो, कोई भी मंत्रालय हो, अगर वहाँ पर जाएंगे तो जो रेगुलर नेचर के काम है, पेरिनियल नेचर के काम है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंतर्गत कर्मचारी 15-15, 16-16, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और उनको महीने में पूरे महीने का वेतन नहीं मिलता है। उनको रेस्ट का पैसा कटता है। अगर 2 दिन हफ्ते में मंत्रालय बंद रहता है तो 8 दिन का पैसा कट जाता है। अगर 1 महीने में 30 दिन में 8 दिन का पैसा कटेगा, 22 दिन का वेतन मिलेगा। उस कर्मचारी के, उस कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम के कर्मचारी के बच्चे किस तरह से करे पढ़ेंगे, कैसे उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी, कैसे उनके सारे काम चलेंगे, यह विचारणीय विषय है। हम लोग पुरातन काल से, जब से मैं 1980 से मैं रेल में आया, तब से हम लोग यह सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कैजुअल सिस्टम का हम विरोध कर रहे थे। लेकिन एक गलती हुई, पहले जो कैजुअल आते थे उनके रेलवे में या अन्य पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर में रेगुलराइजेशन की एक व्यवस्था होती थी। कैजुअल सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन कैजुअल की तरह के स्थान पर अब कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आ गया, जिसमें रेगुलराइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं रेल सेक्टर की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हम लोग जब रेलवे में निजीकरण का, निगमीकरण का विरोध करते हैं तो भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी कहते हैं रेल का निजीकरण नहीं होगा। आपके इस कार्यक्रम से पहले भी उनका जो प्रवास हुआ है, स्थान स्थान पर उन्होंने कहा है रेल का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन आज रेलवे में क्या है कि अभी भी 12, साढ़े 12 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन वो 23 लाख से घटकर 12 लाख बचे हैं। रेल का काम हो रहा है, रेलवे में मजदूर भी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाला है। और उसका प्रभाव क्या होता है, अभी मैं एक कमेटी के निरीक्षण में गया था, मैं एक स्टेशन पर घूम रहा था, वहाँ जो सफाई के कर्मचारी थे, महिला कर्मचारी थी, उसको हम लोगों ने पूछा आपको कितना वेतन मिलता है। अफसरों के सामने उसने बताया कि हमको 5,000 रुपए मिलता है। माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमको आपकी नीति पर, आपकी नियत पर शंका नहीं है, लेकिन आपके जो एक कारिंदे हैं, आपके जो एक करने वाले लोग हैं, ये सब आपकी तरह से नहीं है। ये सब जनता को, ये सब मजदूरों को लूटते हैं, करप्शन करते हैं, पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का बहुत स्पष्ट मत है, अर्थनीति क्या होगी मजदूर नहीं जानता है। आपके पॉलिसी कब बदलेगी, कब नहीं बदलेगी, मजदूर नहीं जानता है, लेकिन उसका प्रभाव मजदूर के परिवार पर, मजदूर के वेतन पर, मजदूरों की सेवा शर्तों पर क्या पड़ रहा है, इसको देख रहा है, इसको अनुभव कर रहा है।
इसलिए आज इस सभा के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ के इस मंच से भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से ये मांग करते हैं कि यह जो निजीकरण, यह जो निगमीकरण, यह जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, इसका भारतीय मजदूर संघ, इस देश का मजदूर तब तक विरोध करेगा जब तक उसको सारी सुविधाएं, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, उसके पेट में भरपेट रोटी हो, बच्चों को चिकित्सा हो, बच्चों को शिक्षा हो, ये सारी चीजें जब तक उनको उपलब्ध नहीं होगी तब तक इस नीति का, इस प्राइवेटाइजेशन का, इस निजीकरण का विरोध होगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो उपाय होते हैं उससे शांत होने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए अभी कल रेल मंत्रालय ने एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी रेलवे कर्मचारियों की, वहाँ के जो सुपरवाइजर्स हैं उनके प्रमोशन की, कि सबको गजटेड माना जाए। रेलवे ने गजटेड तो नहीं माना, लेकिन उनको 5400 तक, पे बैंड 9 तक उनके प्रमोशन का, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का उन्होंने एक व्यवस्था की है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन रेलवे में वहीं पर आप एक तरफ कहते हैं कि निजीकरण नहीं होगा, दूसरी तरफ वही बनारस जो हमारा लोकोमोटिव वर्क्स है, वहाँ पर जो 12,000 हार्स पावर इंजन के बनने का, हालांकि अब बनता नहीं है, अब असेंबल होता है। रेलवे की जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स थी वह प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं, असेंबलिंग यूनिट बन करके रह गई हैं, सारी चीजें बाहर से आती, वो भी अब रेल के द्वारा नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर ही कंपनी को दिया गया है। इसलिए रेलवे में भी अन्य क्षेत्रों की तरह निजीकरण की धारणा है, अभी वो करने से मना कर रहे हैं, निजीकरण घुस रहा है। आने वाले समय में ऐसा लगता है समय थोड़ा लगेगा, लेकिन रेलवे में मिनिस्टर होगा, रेल में अफसर होगा, रेल में ट्रेन होगी, रेल में ट्रैफिक होगी, रेल में टर्नओवर होगा। अगर नहीं होगा तो रेल में लेबर नहीं होगा, और जो लेबर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होगा, प्राइवेट सिस्टम में होगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। इन चीजों से बचना है। और उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था अधिक लाभ कमाना। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद में इस कोयला उद्योग ने देश आवश्यकता अनुसार पूर्ति किया, लेकिन इस कोयला उद्योग को पूंजीपतियों के जो दलाल बैठे हैं, सरकार के जो सचिव, इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। ये कोयला उद्योग घाटे में चल रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोयला उद्योग में जो मशीनीकरण है, नई तकनीकी अभी तक लागू नहीं किया। कोयला उद्योग में लैंड ऑक्यूपेशन जो है उसका प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, इनकी प्रक्रिया जो राज्य सरकार, जो स्थानीय राज्य सरकार है, उनके अड़ियल रवैये के कारण समय पर हमारे कोयला ब्लॉक नहीं खुल सकते। और आपको पता है कि आज सरकार ये अन्य चीज, जैसा आप देखते हैं कि हमारे कोयला में भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन प्रबंधन और मैनेजमेंट और सरकार इसको पूरा इसका खात्मा करने में आज भी असफल है। आज हम देख रहे हैं कि कोयला उद्योग में जो सरकारी जो नीति के कारण आज हमारा उद्योग घाटे में आ रहा है। बड़े बड़े मेगा ब्लॉक जिस प्रदेश में है, उस प्रदेश में जो रेलवे की लाइन सिंगल लाइन है, वहां से कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने में भी काफी दिक्कतें होती है। 2014 में जब मोदी सरकार आई, उस समय भारतीय मूल संघ ने कुछ सुझाव इस सरकार के सामने रखा था कि मेगा प्रोजेक्ट जिस राज्य में है वहां की रेलवे लाइन का विस्तारण किया जाए। लेकिन ये सरकार ने उसके ऊपर अमल नहीं करने के कारण हमने देखा गया कि आज पैसेंजर गाड़ियों को रद्द करते हुए कोयला ढुलाई का काम चल रहा है, जिससे को हमारी जनता त्रस्त है। अगर सरकार उस समय भारतीय मूल संघ ने दिए हुए सुझाव को अगर मानती थी तो आज ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे विपरीत काल में भी हमारे कामगारों ने इस देश के लिए, सेवा के लिए काम किया।
फिर भी हमारा वेतन समझौता गहरा जो है आज 18 महीना लगभग हो चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रबंधन की तरफ इसमें उचित पहल नहीं किया जा रहा है और आज भी हमारा वेतन समझौता आज पेंडिंग है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयला कामगारों का सीएमपीएफ का पैसा, आप सबको पता होगा कि सीएमपीएफ का पैसा 727.67 करोड़ रुपया DHFL D1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसने पूरा गबन कर लिया। हमने 8 मार्च 2022 को आदरणीय कोयला मंत्री से भेंट कर इसकी जांच कर उचित अधिकारी के ऊपर दोषी पे कार्रवाई करने की हमने मांग किया और जो 727.67 करोड़ रुपए जो है हमारे मजदूरों के खून पसीने की कमाई है उसको वापस करने का हमने अपील किया, लेकिन सरकार द्वारा अभी भी उसकी उचित जांच कर उचित पहल नहीं की जा रही। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कोल इंडिया की अनुसंधान कंपनी BCCL, ये कंपनी का कोल इंडिया के प्रॉफिट में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अतिरिक्त दोहन के कारण और आवश्यक सुधार तकनीकी सुधार नहीं करने से आज वो कंपनी को घाटे के नाम पर मजदूरों को बदनाम किया जा रहा है और उसका 20% शेयर बेचने की बात कंपनी प्रबंधन सरकार कर रही है। तो हम भारतीय मजदूर संघ इस नाते ऐसे विनिवेश के इसका हम विरोध करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं, इस सरकार को बताना चाहते हैं, अगर भारतीय मजदूर संघ ने दिए सुझाव को अगर आप नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ द्वारा कोयला उद्योग में बड़े पैमाने पर जो आंदोलन होगा और उसके कारण जो भी क्षति होंगी देश को और उद्योग को, उसके जिम्मेदार पूरी तरह प्रबंधन रहेगा। इसके पहले भी मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ये सरकार ने इस कोयला उद्योग का FDI करने का निर्णय लिया था और उसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने अकेले 5 दिन का हड़ताल नोटिस दिया था और जब 3 दिन का हड़ताल होने के बाद जब भारतीय मजदूर संघ अकेला मैदान में था और जब सरकार ने देखा कि देश का पूरा कोयला ठप पड़ा है तो यही कोयला मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी ने दिल्ली से FDI ट्वीट किया था कि कोयला उद्योग में FDI नहीं होगा। ये मजदूरों, ये आप सभी की ताकत का नतीजा है। इसी तरह आने वाले दिनों में अगर हमारा वेतन समझौता अगर समय पर नहीं होता है और मजदूरों को उसका हक अगर समय पर नहीं मिलता है तो भारतीय मजदूर संघ जो भी आंदोलन करेगा उसके परिणाम जो होंगे वो सरकार को और इसको उद्योग को भुगतना पड़ेगा। और पुनः मैं आप सभी देश के हर एक कोने से आप लोगों ने यहाँ पर शामिल होकर इस धरना कार्यक्रम को आपने जो सफल किया, इसलिए मैं आप सभी को अभिवादन करते हुए नमन करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।